बड़ी खबर इसी बीच जो मिल रही है वो आपको बता दें। चीन ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद के ऊपर शिकंजा कसने की भारत और अमेरिका की मुहिम को बड़ा झटका दिया है। और चीन ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को प्रतिबंधित आतंकियों की सूची में डालने के प्रस्ताव पर रोक लगाई है। हाफिज सईद के बेटे को ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डालने के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से रखा था, लेकिन चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। और इससे ठीक एक दिन पहले चीन ने लश्कर के ही एक आतंकी शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव पर भी रोक लगा दी थी। ना हर समय हिंदुस्तान और अमेरिका की जो जॉइंट प्रपोजल होती है उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। इस बारी भी हिंदुस्तान की कोशिश थी और अमेरिका की कोशिश थी कि हाफिज सईद के बेटा जो तलहा सईद है उसको एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया है और चाइना इस माफी की कार्रवाई करता रहेगा बार बार जब तक हिंदुस्तान उसको हिट बैक नहीं करेगा इन द मैनर दैट इट हर्ट्स चाइना। हमको अमेरिका की तरह बड़े पैमाने पर जो उइघुर्स के खिलाफ एट्रोसिटीज़ कर रहा है पाकिस्तान चाइना, उसके बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। अनलेस वी हिट चाइना हार्ड, चाइना इस माफी की कार्रवाई करता ही रहेगा। That's right. China is blocking India's proposal, and Hafiz Saeed, as you just mentioned, voted against it. China will do it because China has to please Pakistan. Why it has to please Pakistan? Because the terrorist element is directly supported by Taliban, mullah elements, army. Army requires them. ISI has made a policy, and if China does not please them, then China's position in CPEC in Pakistan, China-Pakistan Economic Corridor, comes under a lot of pressure. China has to do it. It has spent 100 billion and more in CPEC. So China will willy-nilly please Pakistan and by doing this a favor to them. और इस वक्त अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दाऊद पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अभी भी पाकिस्तान में ही मौजूद है और यह बड़ी खबर है कि कराची में क्लिफ्टन के पास आईएसआई के सेफ हाउस में आईएसआई अधिकारियों और दाऊद के बीच एक अहम बैठक हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ, जिसमें दाऊद से आईएसआई के अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया कि दाऊद भारत में अंडरवर्ल्ड का जाल फिर से फैलाए और तबाही की बड़ी साजिश को अंजाम दे, और उसके लिए जो भी मदद चाहिए वो आईएसआई मुहैया कराएगी। जिस साजिश का मकसद बड़े नेताओं समेत कई वीवीआईपी लोगों की हत्या करके देश में दहशत फैलाना है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में आतंकवादी आपराधिक गठजोड़ को अपना सफल प्रयोग मान रही है। यही कारण है कि वो भारत में दाऊद के नेटवर्क को एक बार फिर जिंदा करके अपने हितों को साधना चाहती है। हालांकि पाकिस्तान ने यह भी नहीं माना कि दाऊद उनके देश में है। वहीं दिल्ली में हुई इंटरपोल की बैठक में पाकिस्तानी अधिकारियों से जब दाऊद के बारे में सवाल किया गया तो वो बिना जवाब दिए ही चले गए थे। अपनी मजबूत खुफिया रिपोर्टों और महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर भारत एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को इस बात के लिए बेनकाब करेगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास खुफिया दस्तावेज की वो कॉपी है जिसमें इस बैठक का जिक्र है। खुफिया एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के बीच हुई बातचीत को भी टेप किया है। उधर महाराष्ट्र के शिरडी से बेहद अहम खबर है। मूसलाधार बारिश के बाद हालात वहां बिगड़ते चले जा रहे हैं और इसके बाद सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आई हैं और फिर वहां लंबा लंबा जाम भी लग गया है। महज कुछ घंटों की बारिश ने शिरडी में हाल बेहाल कर दिया। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। सैलाब के बीच कई जगह गाड़ियां फंसी नजर आई। इस बीच एक बस भी जल भराव का शिकार हो गई, जिसे रस्सी से बांधकर ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। तब जाकर ट्रैफिक नॉर्मल हुआ। वहां से एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई जिसमें सड़क पर पानी भरा था और लोगों को निकलने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद एक लकड़ी के तख्ते का पुल बनाया गया और लोगों ने सड़क पार की।
शिरडी में इतनी जोरदार बारिश हुई कि हर जगह पानी ही पानी नजर आया। इसलिए जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच मौसम विभाग ने अभी और बारिश की आशंका जताई है। उधर महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपको बता दें, सड़कों पर बरसाती नदियां बहती हुई अब दिख रही हैं। बारामती में नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि वो अपने साथ पुल ही बहा ले गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि नीचे पानी का सैलाब और ऊपर पुल का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से टूट गया, जिससे आवाजाही पर ब्रेक लग गया। आसमान से बरस रही आफत की कुछ ऐसी ही तस्वीरें अहमदनगर से भी आई। वहाँ तेज बारिश के बाद पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, जिसकी वजह से पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पानी भरने की वजह से ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि पुल कहाँ है और सड़क कहाँ है। लेकिन लोगों की मुसीबतें खत्म नहीं हुई, क्योंकि मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मतलब ये है कि आने वाले दिनों में शहर में और बारिश होगी, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ेंगी। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों पर हमले में हाइब्रिड और विदेशी आतंकियों के गठजोड़ की बात सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त 600 से ज्यादा हाइब्रिड आतंकी सक्रिय हैं, जो कि विदेशी आतंकियों की मदद भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों और कश्मीरी पंडितों पर अब बढ़ रहे हमलों के बाद हाइब्रिड आतंकियों की भूमिका पिछले 10 महीने में एक बार फिर से उजागर हुई है। बिल्कुल, हाइब्रिड आतंकवादी पहले सिर्फ सक्रिय आतंकियों की मदद करते थे, लेकिन अब सीधे तौर पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम भी दे रहे हैं। वहीं शोपियां में 2 मजदूरों की हत्या में हाइब्रिड आतंकी की भूमिका पाई गई है। पिछले 2 सालों में 1 दर्जन से ज्यादा प्रॉक्सी आतंकी संगठन बनाए गए। सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हाइब्रिड आतंकियों की एक सूची तैयार कर रही हैं। और बताया गया कि कश्मीर में सक्रिय 84 विदेशी आतंकी इनकी मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा लोकल आतंकवादी भी इस वक्त घाटी में पूरी तरह से सक्रिय बताए जा रहे हैं। उधर बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपको बता दें, मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। और पानी घरों में लोगों के दाखिल हो गया, इसलिए इनकी मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही है। वहीं घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां बहने लगी। वीडियो में स्कूटर और मोटरसाइकिल खिलौने की तरह बहते नजर आए। सैलाब के बीच फंसी मोटरसाइकिल को 2 लोग निकालने की कोशिश करने लगे, मगर बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम मोटरसाइकिल को निकालना मुश्किल हो रहा था। हालांकि बाद में वो मोटरसाइकिल को निकालने में कामयाब रहे। तीसरा आदमी तेज बहाव में बह रही स्कूटी को निकालने में लग गया। बाद में दूसरा आदमी स्कूटर सवार की मदद के लिए आगे आया और स्कूटर को बाहर निकाला। शिवाजी नगर में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। सैलाब का सितम केवल सड़कों पर ही नजर नहीं आ रहा, निचले इलाकों में तो हालात और भी ज्यादा खराब नजर आए। अब बात यूक्रेन की। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद अब पुतिन को ऐसा लगा था कि जल्द ही वो फतह हासिल कर लेंगे, लेकिन आज जंग के 8 महीने होने वाले हैं। पुतिन को सफलता अब तक नहीं मिली है। उल्टे हालात बदलते चले जा रहे हैं। रूस के जीते हुए इलाके भी अब कब्जे से निकलते चले जा रहे हैं। और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि पुतिन जंग को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगले महीने होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में बाइडेन और पुतिन के बीच ये मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात में दोनों के बीच शांति वार्ता भी हो सकती है। हालांकि अभी इस होने वाली मुलाकात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खारिज भी नहीं किया गया है। युद्ध के 8 महीने होने को हैं और रूस यूक्रेन के बीच जंग अपने चरम पर है। जंग के शुरुआत में लग रहा था कि रूस ताकतवर है, कुछ दिनों में यूक्रेन पर उसका कब्जा हो जाएगा, लेकिन मौजूदा हालात जो दिख रहे हैं उसमें रूस कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। पुतिन अपनी शक्तिशाली छवि खोते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस में ही पुतिन का विरोध होने लगा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो पुतिन की साख खत्म हो जाएगी। सवाल ये है कि पुतिन के मन में क्या चल रहा है। क्या वो
जंग खत्म कर देंगे, क्योंकि बीते दिनों में पुतिन ने जो भी फैसला लिया है उससे उनकी लोकप्रियता घटी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि बाहरी और आंतरिक दोनों मोर्चों पर पुतिन घिरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर पुतिन फिर से अपना खोया हुआ सम्मान हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें यूक्रेन में जीत हासिल करनी होगी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका और नेटो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि रूस की जीत होगी। ऐसे में पुतिन के पास परमाणु हमला करना ही विकल्प है। अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो रूस पर भी परमाणु हमले की आशंका है। ऐसे में रूस यूक्रेन के बीच चल रहा ये युद्ध अब अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में 4 इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है। पुतिन के मार्शल लॉ लागू करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बाइडेन ने यह कहा है कि पुतिन खुद को मुश्किल में महसूस कर रहे हैं और वो यूक्रेन के लोगों को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। I think that Vladimir Putin finds himself in an incredibly difficult position. And what it reflects to me is it seems his only tool available to him is to brutalize individual citizens in Ukraine, Ukrainian citizens, to try to intimidate them into capitulating. They're not going to do that. अब बड़ी बात यह है कि यूक्रेन और रूस के बीच परमाणु युद्ध अगर छिड़ा तो पुतिन के पास जंग को खत्म करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दावा किया जा रहा है कि पुतिन जंग खत्म करने का विकल्प भी साथ लेकर चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन जंग खत्म कर सकते हैं, यूरोपीय देशों के साथ मोल भाव कर सकते हैं। पुतिन इंडोनेशिया में होने वाले G20 सम्मेलन में बाइडेन और पुतिन की मुलाकात हो सकती है। G20 सम्मेलन में बाइडेन और पुतिन के बीच शांति वार्ता हो सकती है। हालांकि बाइडेन और पुतिन के बीच होने वाली इस मुलाकात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोनों तरफ से संभावनाओं को खारिज नहीं किया गया है। शिखर सम्मेलन में दुनिया को बेहतर आर्थिक सहयोग पर चर्चा होगी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में भी चर्चा हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका एक अहम किरदार है और इसलिए अगर सम्मेलन के दौरान बाइडेन और पुतिन में बातचीत होती है तो युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अगर एक मंच पर बाइडेन और पुतिन आते हैं तो संभावना है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जंग खत्म कर सकते हैं। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक मस्जिद में भीषण आग लग गई और इसके बाद मस्जिद का गुंबद ढह गया है। वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। ये बड़ी खबर इस वक्त की और तस्वीरें इससे जुड़ी जो मिल रही है आपके सामने। जकार्ता की मस्जिद में गुंबद के ढहने का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में दिख रहा है कि गुंबद के एक हिस्से में आग लगी हुई है और कई सारे लोग आग को बुझाने में लगे हैं, लेकिन हवा तेज होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किलें आई, क्योंकि गुंबद के आसपास काफी धुआं फैल गया। इस बीच अचानक गुंबद ताश के पत्तों की तरह ढह गया और लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मस्जिद में रिनोवेशन का काम चल रहा था। इसी दौरान चिंगारी भड़की और देखते ही देखते एक आलीशान मस्जिद की इमारत जमींदोज हो गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां पर भागलपुर से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। आपको वहां देखते ही देखते एक मकान उफनती हुई गंगा नदी में समा गया और बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें चंद सेकंड के अंदर एक पक्के मकान ने
गंगा नदी में जल समाधि ले ली। जो वीडियो सामने आया उसमें नदी किनारे बना मकान कुछ देर तक तो खड़ा दिखा, लेकिन कटाव की वजह से मकान के नीचे की मिट्टी हटती चली गई, जिसके बाद वो नदी में समा गया। इस दौरान वहाँ कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। एक आदमी तो मकान के नजदीक खड़ा होकर उसका वीडियो बनाता नजर आया, लेकिन जैसे ही वो मकान टूटने लगा वो पीछे हट गया। लोगों का आरोप है कि कई मकानों को सैलाब निगल चुका है, लेकिन उन्हें प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। वहीं भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। और आपको बता दें, यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ कहर बरपा रही है और इसमें लगभग 550 से ज्यादा गांव पूरी तरह से चपेट में आ चुके हैं। लोग काफी दिक्कतों का यहां पर सामना करने को मजबूर है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, कमर तक पानी, और उस पानी के बीच से निकलने को मजबूर लोग। कोई अपना सामान बचाने के लिए छटपटाता दिखा तो कोई खुद बाढ़ से बाहर आने के लिए बेताब दिखा। राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी का पानी कम तो हुआ है, लेकिन अभी हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। हमारे गांव में कमर भर पानी है, लोगों का जीना आना जाना एकदम व्यस्त है और लोगों को रहने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। लोगों को छत पे ही रहने की हो रहे हैं, रह पा रहे हैं। पानी की दिक्कत है क्योंकि सारे नल डूब चुके हैं। लाइट की भी समस्या है, नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पानी के तेज बहाव के बीच से प्रशासन ने हाईवे को भी बंद कर दिया है और अब उस हाईवे पर नाव चल रही है। हालत इतने खराब है कि ऊंचाई वाली जगह पर बने तहसील और नगर पंचायत भवन पूरी तरह जलमग्न हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्रशासन की ओर से नावों के साथ मोटर बोट की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन सैलाब से जूझ रहे लोगों के लिए ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। और इस बीच एक और बेहद अहम खबर, ईरान से मिलने वाले ड्रोन की बदौलत अब रूसी सेना ने यूक्रेन में भयानक तबाही मचाई है। ये आत्मघाती ड्रोन न सिर्फ यूक्रेन के सिविलियन को टारगेट कर रहा है, बल्कि यूक्रेन की बड़ी बड़ी इमारतें ड्रोन अटैक से धराशायी हो चुकी और हैं। यही वजह है कि ईरान पर लगातार पाबंदियां लगाए जाने की मांग उठ रही है। लेकिन इसी सिलसिले में अब जो खबर आ रही है वो और ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि रूस की तरफ से न सिर्फ ईरान का बचाव किया जा रहा है, बल्कि पश्चिमी देशों पर अब रूस पूरी तरह से भड़का हुआ है। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जंग के बीच आने वाली किसी भी तीसरी ताकत से पुतिन मुकाबला करने के लिए तैयार है। क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर जिस ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया, उसने यूक्रेन में भयानक तबाही मचाई है। यूक्रेन पर लगातार हो रहे इन ड्रोन अटैक में न सिर्फ कई लोग मारे जा चुके हैं, बल्कि यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को भी इस ड्रोन के जरिए निशाना बनाया जा चुका है। यही वजह है कि ईरान पर रूस का साथ देने के लिए वॉर क्राइम के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इन्हीं आरोपों पर रूस ने बहुत बड़ा पलटवार किया है। रूस ने आरोप लगाया है कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए पश्चिमी देशों ने शर्म की हदों को पार कर दिया है। West, in line with its usual shameful practice, tries to put pressure on Iran, leveling baseless accusations about its violation of the United Nations Security Council Resolution 2231. We have seen such baseless accusations and conspiracy theories before, never any evidence being presented to the Council. All this nonsense, I would like to stress that the UAV is used by the Russian army in Ukraine, are manufactured. दरअसल रूस पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि ईरान से मिलने वाले ड्रोन शाहिद 136 की बदौलत रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ आम लोगों की मौत हो रही है, बल्कि यूक्रेन के बुनियादी ढांचे भी इस ड्रोन की चपेट में आने से धराशायी हो रहे हैं। यूक्रेन के शहरों पर रूस के ड्रोन मौत बनकर बरसे हैं। दावा यह है कि ईरान से ड्रोन की सप्लाई हुई और वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, जिसके बाद अब कीव और दूसरे शहरों से बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन रूस का दावा है कि यूक्रेन पर जिस ड्रोन से हमला किया जा रहा है उसका ईरान से कोई लेना देना नहीं है। रूस का कहना है कि ये आत्मघाती ड्रोन रूस में ही बनाए गए हैं।
our drone industry, which produces the things that we need for this campaign. And all these allegations are entirely on the conscience of our Western colleagues. उधर यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऐसे ही ड्रोन हमलों की वजह से यूक्रेन के 30% पावर प्लांट तबाह कर दिए गए हैं, जिससे यूक्रेन के कई शहरों की बिजली गुल हो गई है। 10 अक्टूबर से यूक्रेन के 30% बिजली स्टेशन नष्ट हो गए हैं, जिससे पूरे देश में बड़े पैमाने पर बिजली बंद हो गई है। नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों का मतलब है कि पुतिन के शासन के साथ बातचीत के लिए कोई जगह नहीं बची है। यही वजह है कि रूस और ईरान दोनों ही कटघरे में है। लेकिन अब रूस न सिर्फ ईरान का इस मुद्दे पर बचाव कर रहा है, बल्कि पश्चिमी देशों पर यूनाइटेड नेशन को गुमराह करने का आरोप भी लगा रहा है। जिस शाहिद नाम के ड्रोन को लेकर रूस और ईरान को घेरा जा रहा है, दरअसल उसे बेहद घातक हथियार बताया जाता है। इस ड्रोन को कामिकाज़े कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आत्मघाती ड्रोन। यानी ये ड्रोन सिर्फ बम बरसाता ही नहीं है, बल्कि खुद भी एक बम की तरह है, जो दुश्मन के ठिकाने पर गिरकर उसे तबाह कर देता है। और इसीलिए ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को उड़ता बम भी कहा जाता है। अब दावा यह भी है कि इसकी मदद से 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी निशाना बनाया जा सकता है। और बता दें, और रिमोट से कंट्रोल होने वाला ये ड्रोन विस्फोटक से लैस होता है। वहीं चीन और ताइवान पर भी एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी नौसैनिक अभियानों के वरिष्ठ एडमिरल माइकल गिल्डे की चेतावनी है कि चीन इस साल कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है और इसके लिए अमेरिका को अभी से तैयारी करनी चाहिए। तो पुतिन के ऐलान के बाद यूक्रेन के चारों प्रांतों में अब से रूस का सैन्य शासन लागू हो चुका है और यहां पर तैनात अधिकारियों को अतिरिक्त शक्तियां मिलने वाली हैं। पुतिन के इस कदम से अब जंग और तेज होती तय दिखाई दे रही है। यूक्रेन के 4 इलाकों में मार्शल लॉ लागू करते ही महातबाही की आहट सुनाई देने लगी। यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया, क्योंकि पुतिन ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला उसका अंजाम खूनी जंग है। मार्शल लॉ का मतलब है कि एक भी गोली यूक्रेन के चारों इलाकों में चली तो यूक्रेन का नामो निशान खत्म। इससे पहले भी पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से अलर्ट आया था। कहा गया था कि चारों इलाके रूस का हिस्सा है और ये रूस के परमाणु अम्ब्रेला के नीचे है। इस धमकी का मतलब था कि रूस के इलाकों में हमला करने पर परमाणु हमले से बदला लिया जाएगा। पुतिन के प्रवक्ता की इस धमकी पर अब मार्शल लॉ की मुहर लग गई है। पुतिन ने यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिज्जिया में मार्शल लॉ लागू किया है। И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих 4 субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. पुतिन के इस फैसले के बाद ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि रूस के कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन के सैनिक लगातार पलटवार कर रहे हैं, गोलीबारी करते दिख रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि रूस के कब्जे से कुछ बस्तियां, कुछ गांव रेत के माफिक फिसलते जा रहे हैं। यूक्रेन के इसी दुस्साहस के बाद पुतिन की तरफ से परमाणु हमले की धमकी से लेकर अब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि पुतिन कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। वो ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यूक्रेन के 4 प्रांतों में मार्शल लॉ लगाने का ख्याल पुतिन को ऐसे ही नहीं आया, बल्कि इसके पीछे चेचन कमांडर
रमजान कादिरव का दिमाग बताया जा रहा है, जिन्होंने अपने बेटों को जंग के मैदान में उतार दिया है। कादिरव ने ही कहा था यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में मार्शल लॉ लगाकर कम क्षमता वाले परमाणु बमों का इस्तेमाल करना चाहिए, और इस बात की आशंका यूरोपीय देश पहले भी जाहिर कर चुके हैं। वहीं पुतिन के मार्शल लॉ लागू करने के इस फैसले को अमेरिका ने एक हताश कदम बताया है, तो ज़ेलेंस्की ने भी इसको एक फरमान बताया है। Працюємо для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу. Ми вже маємо суттєві результати. Протягом місяця збито 233 шахеди і десятки ракет. Лише за сьогодні, лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 шахедів збито завдяки воїнам повітряного командування. पुतिन के इस कदम से अमेरिका से लेकर पश्चिमी देश तिलमिलाए हैं, क्योंकि पुतिन अपने हर फैसलों पर अडिग रहते हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं। पुतिन ने मार्शल लॉ कानून 2002 में बनाया था, तब से लेकर अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये तब लागू किया जाता है जब रूस पर खतरा हो। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस का हिस्सा माना है, और इन इलाकों में यूक्रेन की सेना दोबारा कब्जा जमा रही है। इसी आधार पर इन इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। मार्शल लॉ लागू होने के बाद यहाँ के अधिकारियों को कई इमरजेंसी पावर दे दी गई हैं, जिसका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकते हैं। यानी रूस की जमीन पर आक्रमण का अंजाम यूक्रेन का खात्मा हो सकता है। अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी के पास F-35A लाइटनिंग फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक बड़ी खबर आ रही है, और इसके बाद उसमें आग लग गई है। हालांकि पायलट को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था, और जख्मी हालात में उसे अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। बताया गया कि हिल एयरफोर्स बेस के उत्तरी छोर पर फाइटर जेट उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गया। अमेरिकी एयरफोर्स घटना की जांच में अब लगातार जुटा हुआ है। और बात अब उत्तर प्रदेश की, जहां के मिर्जापुर से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, यहाँ बाजार में खड़ी एक कार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, और इसके बाद वहां अफरा तफरी का आलम दिखाई दिया। और हादसा बाजार में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें सड़क किनारे एक कार खड़ी थी। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार दूसरी कार ने उसमें टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर के बाद दोनों कार सड़क पर घूम गई, जिसकी चपेट में आने से एक साइकिल सवार बाल बाल बच गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, तो वहीं आरोपी कार सवार फरार हो गया। हादसे में दोनों कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और अमेरिका के ओरेगन में से हादसे का दर्दनाक वीडियो सामने आया है, और यहाँ पर कोहरे की वजह से करीब 60 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। हादसा इतना भीषण था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। गाड़ियों की भिड़ंत की वजह से ऑरेगन हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आनन फानन में पहुंचे राहत बचाव की टीम ने हादसे की शिकार गाड़ियों को हटाने का काम शुरू कर दिया। दरअसल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से सड़क पर कुछ नहीं दिख रहा था, और कुछ गाड़ियां भी रुकी थी। तभी पीछे से आ रही गाड़ियां एक के बाद एक आपस में भिड़ गई। भीषण हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, वहीं कई घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रैफिक को दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट कर दिया गया। प्रशासन ने लोगों से कोहरे में सावधानी से गाड़ी चलाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ महिलाएं स्कूल में एक टीचर की पिटाई करती हुई दिखाई दी हैं, और बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ है।
वीडियो में नजर आया कि टीचर को लोगों ने घेर रखा था और उसकी जमकर पिटाई कर रहे थे। कोई चप्पल से पीट रहा था, कोई थप्पड़ मार रहा था। इस दौरान स्कूल के एक स्टाफ ने शिक्षक को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन महिलाएं तब भी नहीं रुकी। उस आदमी को किनारे कर फिर से टीचर की पिटाई करनी शुरू कर दी। इस बीच वहां खड़े दूसरे लोग तमाशबीन बने देखते रहे। दरअसल आजमगढ़ के फूलपुर प्राथमिक विद्यालय में टीचर की बच्चियों के साथ छेड़खानी की खबरें आ रही थी। आरोप है कि क्लास लेने के दौरान ये शिक्षक छोटी बच्चियों के साथ छेड़खानी करता था, जिसके बाद महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने स्कूल में जाकर ही टीचर की पिटाई कर दी। और बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की। क्रिकेट फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है, मगर उससे पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान ने एक नई बहस अब छेड़ दी है। कामरान अकमल ने कहा है कि भारत के साथ पाकिस्तान को कोई मैच ही नहीं खेलना चाहिए। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। ये मैच 23 अक्टूबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। अब टीम इंडिया मैच से पहले मैदान पर पसीना बहाएगी, लेकिन उससे पहले एक टीवी डिबेट में पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल ने धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेलना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान को उनके साथ किसी इवेंट में नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल इवेंट हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे ICC का हो, चाहे एशिया कप का हो। अभी जो 23 को मैच है, अगर वो वापस नहीं लेते स्टेटमेंट, तो 23 को भी मैं कहूंगा कि नहीं खेलना चाहिए। इस टीवी डिबेट में कामरान अकमल के साथ पूर्व क्रिकेटर यूनुस खान भी बैठे हुए थे, जिन्होंने उनके बयान का समर्थन किया। हालांकि दोनों ही क्रिकेटर के दावों पर टीवी एंकर जरूर हैरान नजर आए। और उस बीच महाराष्ट्र से खबर आ रही है, महाराष्ट्र के भंडारा में लंगूर के आतंक से निजात मिल गई और लोगों पर हमला कर रहे हैं यहाँ पर लंगूर, और इसीलिए वन विभाग की टीम भी इन लंगूरों को पकड़ने के लिए पहुंची। लंगूर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें स्थानीय लोगों की मदद से लंगूर को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। जिसके बाद वन विभाग ने उस पेड़ को आसपास से घेर लिया और नीचे जाल बिछा दिया और फिर राइफल की मदद से निशाना लगाकर लंगूर को बेहोश किया गया। जैसे ही लंगूर बेहोश हुआ, वो पेड़ से नीचे गिर पड़ा और इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे जाल के जरिए पकड़ लिया। दरअसल भंडारा में लंगूर ने कई लोगों पर हमला किया था और लोगों को गंभीर चोटें भी इससे आई थी। तब से ही लंगूर को पकड़ने की गुहार वन विभाग से वहां के लोग कर रहे थे। और इस वक्त आ रही एक बेहद अहम और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन पर एक बड़ा हमला, किसी भी वक्त भयानक जंग यहां छिड़ सकती है। और आपको बता दें कि कभी भी पुतिन की सेना ऐसा हमला कर सकती है। बिल्कुल, ये हमला ऐसा होगा जो कि अब तक नहीं किया गया है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि रूस के कब्जे वाले खैरसॉन में रूसी सेना की पकड़ अब कमजोर होती चली गई है और अब वहां से बड़ी तादाद में लोगों को निकालने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ आशंका ये जताई जा रही है कि खैरसॉन में अपनी झल्लाहट मिटाने के लिए पुतिन की सेना बहुत बड़े अटैक को अंजाम दे सकती है, क्योंकि ये उन्हीं 4 इलाकों में आता है जिन पर हाल ही में रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया था। यूक्रेन में चल रही जंग अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त युद्ध के मैदान से दुनिया को डराने वाली खबर सामने आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के कब्जे वाले खेरसॉन में बड़े पैमाने पर रूसी लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। उन्हें डर सता रहा है कि कभी भी आर पार की जंग में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। खेरसॉन उन्हीं 4 इलाकों में आता है जिन पर जनमत संग्रह के बाद रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि खेरसॉन पर रूस की पकड़ कमजोर हो चुकी है और आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन की सेना उसे दोबारा हासिल कर सकती है। खुद रूसी सेना के नए जनरल सर्गेई सुरोवकिन ने यह सच कबूल किया है। रूसी सेना खेरसॉन शहर से आबादी की सुरक्षित निकासी तय करेगी। खेरसॉन में नागरिकों और रूसी सैनिकों के लिए स्थिति फिलहाल बहुत कठिन है। दुश्मन रूसी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है।